नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में पार्ट 2 स्वास्थ्य और रोग इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी याद कर सकते हो। ये पार्ट 2 स्वास्थ्य और रोग उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। उसमें से पहला प्रश्न क्या दिया गया, अंतर स्पष्ट करो। इसका अंतर स्पष्ट करना है संक्रामक और असंक्रामक रोग। तो यहाँ पे देखोगे संक्रामक रोग में पहला आएगा वे रोग जो संक्रमित रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और असंक्रामक रोग में क्या आएगा, पहला वे रोग जो संक्रमित रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग में दूसरा दूषित हवा, पानी, अन्न अथवा वाहक कीटक अथवा प्राणियों के द्वारा संक्रामक रोगों का प्रसार होता है। और असंक्रामक में दूसरा असंक्रामक रोगों का प्रसार किसी भी माध्यम से नहीं होता है। संक्रामक रोग में तीसरा जीवाणु, विषाणु अथवा किसी अन्य प्रकार के आदि जीवी से संक्रामक रोग का संक्रमण होता है। इस प्रकार के संक्रामक रोगों के लक्षण शीघ्र ही दिखाई देते हैं। और असंक्रामक में तीसरा असंक्रामक रोग कुछ आनुवंशिक कारण, शरीर के चयापचय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने के कारण अथवा पोषक द्रव्यों में कमी होने के कारण होते हैं। ये रोग धीरे धीरे क्रमशः वृद्धि करते हैं। इनके लक्षणों का तत्काल पता नहीं चलता। संक्रामक रोग में चौथा संक्रामक रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक अथवा कीटक आदि जीवी रोग जंतुओं के वाहकों को नष्ट करने के लिए कृमिनाशक दवाइयां उपलब्ध है। उदाहरण क्षय रोग, पीलिया, कुष्ठ रोग, सर्दी खांसी इत्यादि। और असंक्रामक में चौथा असंक्रामक रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इन रोगों का उचित उपचार करना पड़ता है। उदाहरण मधुमेह, कर्क रोग, हृदय रोग इत्यादि। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, असंगत शब्द पहचानो। उसमें से पहला है मलेरिया, पीलिया, हाथी रोग और डेंगू। इसमें से असंगत क्या है? इसमें असंगत आएगा पीलिया। और उसका कारण क्या है, अन्य सभी रोग वाहक मच्छर के कारण होते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, प्लेग, एड्स, हैजा और क्षय। इसमें असंगत क्या है? इसके असंगत में आएगा एड्स, अन्य सभी रोग जीवाणु जन्य रोग है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 1 से 2 वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है संक्रामक रोग फैलाने वाले माध्यम कौन कौन से हैं? इसके उत्तर में आएगा संक्रामक रोग दूषित हवा, पानी, भोजन अथवा कीटक, प्राणी तथा मानव जैसे वाहक माध्यमों द्वारा फैलते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, पाठ के अतिरिक्त असंक्रामक रोगों के कौन से नाम तुम बता सकते हो? इसके उत्तर में आएगा अस्थमा, मोतियाबिंदु, किडनी के रोग जैसे किडनी में पत्थर तथा किडनी का कार्य न करना, संधिवात, वृद्धावस्था में होने वाला अल्जाइमर रोग, उच्च रक्तदाब, माइग्रेन इत्यादि। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, मधुमेह, हृदय विकार, इनके प्रमुख कारण कौन से हैं? इसके उत्तर में आएगा अनुचित जीवन शैली, असंतुलित आहार, व्यायाम की कमी, अत्यधिक मानसिक तनाव तथा अवसाद, हार्मोन के स्राव में असंतुलन इत्यादि मधुमेह तथा हृदय रोग के प्रमुख कारण हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, तो क्या निष्पन्न होगा, तो क्या टाल सकोगे, तो किन से रोगों पर नियंत्रण होगा? जैसे पहला प्रश्न दिया गया पानी उबालकर व छानकर पीना। इसके उत्तर में आएगा जब पानी को उबाला जाता है तब पानी में स्थित सभी रोगों के प्रसार करने वाले रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग जैसे हैजा, आंत्रशोथ, पेचिश, प्रवाहिका, पीलिया, विषम ज्वर इत्यादि जलजन्य रोगाणुओं के द्वारा होते हैं। पानी को उबालकर पीने से इन सभी रोगों से बचा जा सकता है। यदि पानी को उबालकर पिया जाए तो हम निमोटेड ड्रैकनकुलस नामक रोगाणु के संक्रमण से बच सकते हैं। इस रोगाणु के कारण हमें नारू या बाला नहरुआ रोग हो सकता है। पानी को उबालकर तथा छानकर पीने से इस प्रकार के संक्रमण से होने वाली महामारी पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, धूम्रपान, मद्यपान न करना। इसके उत्तर में आएगा धूम्रपान और मद्यपान करना दो भयंकर रोग हैं। मदिरा पीने से यकृत के विकार उत्पन्न होते हैं। मदिरा के व्यसन से व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। उनकी मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति असामान्य हो जाती है। मद्यपान के कारण सामाजिक और पारिवारिक वातावरण दूषित हो जाता है। धूम्रपान करना
कर्क रोग या कैंसर को आमंत्रण देना है। बीड़ी अथवा सिगरेट में निकोटिन नामक विषैला द्रव्य होता है। निकोटिन विषैली ही नहीं बल्कि कैंसर जन्य या कर्क रोग जन्य द्रव्य है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में मुख, गला, फेफड़ा तथा श्वसन नलिका का कर्क रोग होना एक सामान्य सी बात है। धूम्रपान करना तथा मद्यपान करना व्यसनाधीनता को बढ़ावा देते हैं। अतएव धूम्रपान करना तथा मद्यपान करना हमेशा ही टालना चाहिए। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? नियमित संतुलित आहार लेना व व्यायाम करना। इसके उत्तर में आएगा नियमित रूप से संतुलित आहार का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। संतुलित अथवा स्वास्थ्यवर्धक आहार का सेवन करने से व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता अथवा रोग से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति लगातार किसी भी संक्रमण से स्वयं को बचा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाता है। उच्च कैलोरी वाले जंक फूड न खाने से हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा इत्यादि रोगों को टाला जा सकता है। नियमित व्यायाम करने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है। नियमित रूप से व्यायाम तथा संतुलित आहार का सेवन करने से गलत जीवन शैली से उत्पन्न कई विकारों को भी रोका जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को इन सभी अच्छी आदतों को अपनानी चाहिए। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है? रक्तदान के पूर्व रक्त की उचित जांच की। इसके उत्तर में आएगा रक्त समूह सीमित होते हैं। रक्तदान के समय रक्तदाता तथा रक्त प्राप्तिकर्ता के रक्त समूह का अच्छी तरह मिलान करना चाहिए, अन्यथा रक्त प्राप्तिकर्ता के शरीर में रक्त का संपुंजन होने से रक्त प्राप्तिकर्ता की मृत्यु भी हो सकती है। संक्रमित रक्त से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हेपेटाइटिस बी अथवा एड्स के जीवाणुओं का संचार हो सकता है। इस प्रकार के रोगों का संचार रोकने के लिए रक्तदान के पूर्व रक्त की जांच कर लेनी चाहिए। अब अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो क्या परिच्छेद में दिया गया? पैराग्राफ में क्या दिया गया? गौरव 3 वर्ष का है। वह और उसका परिवार सामान्य बस्ती या झोपड़पट्टी में रहते हैं। सार्वजनिक शौचालय उसके घर के पास है। उसके पिताजी को मद्यपान करने की आदत है। उसकी माताजी को संतुलित आहार का महत्व पता नहीं है। ये तुम्हारा पैराग्राफ है। और प्रश्न क्या पूछा गया है? उपर्युक्त स्थिति में गौरव को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो इसके उत्तर में आएगा गौरव एक ऐसे क्षेत्र में निवास करता है जहां साफ सफाई का अभाव है। उसके घर के समीप सार्वजनिक शौचालय स्थित है। इससे यह पता चलता है कि गौरव को अनेक संक्रामक रोगों से लड़ना होगा। चूंकि उसके पिता मदिरापान के आदी हैं, इसलिए उसके घर में हमेशा पैसे की किल्लत होगी। उसे पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार उसके दैनिक आहार में हमेशा आवश्यक जीवन सत्व तथा खनिज की कमी बनी रहेगी। इससे भी अधिक उसकी माता संतुलित आहार तथा स्वास्थ्य के महत्व से अनभिज्ञ है। इससे गौरव कुपोषित हो जाएगा तथा उसके शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाएगी। खराब आर्थिक स्थिति तथा पिताजी की व्यसनाधीनता घर में तनाव उत्पन्न करेगी। इस कारण गौरव को विभिन्न प्रकार के रोगों का संक्रमण हो सकता है। क्योंकि गौरव का घर शौचालय के समीप है, अतः रोगाणु उसके घर के आसपास स्थित होंगे। इन रोगाणुओं द्वारा गौरव संक्रमित हो सकता है। वह हमेशा रोगी बना रहेगा। उसे पेट के रोग जैसे पेचिश, अतिसार, पीलिया, हैजा, आंत्रशोथ इत्यादि रोग होते रहेंगे। अब हम अगला करते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? उसे तथा उसके अभिभावकों को तुम क्या मदद करोगे? इसके उत्तर में आएगा सर्वप्रथम हम गौरव के लिए स्वास्थ्यवर्धक तथा संतुलित आहार की व्यवस्था करेंगे, जिसमें फल, साग सब्जी, दूध इत्यादि विद्यमान हो। उसकी माता को संतुलित आहार का महत्व बताएंगे। उसके घर के आसपास का परिसर साफ सुथरा तथा स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। भोजन ढका हुआ होना चाहिए ताकि भोजन को घर की मक्खियां दूषित न कर सके। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके घर के फर्श को धोकर साफ करेंगे ताकि घर से मक्खियों तथा तिलचट्टों को नष्ट किया जा सके। उसके पिता को मदिरा अथवा शराब उन्मूलन केंद्र ले जाएंगे। उसके पिता की मदिरा पान करने की आदत को छुड़वाने का प्रयास करेंगे। अब अगला करते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न पूछा है गौरव के पिताजी को कौन सी बीमारी होने की संभावना है? इसके उत्तर में आएगा गौरव के पिताजी को यकृत तथा किडनी या वृषण के रोग होने की संभावना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए रोगों के प्रतिबंधात्मक उपाय लिखो।
उसमें से पहला है डेंगू। इसके उत्तर में आएगा एडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से डेंगू रोग का संक्रमण अथवा प्रसार होता है। यह रोग फ्लेवी वायरस वर्ग के डेन 1-2 विषाणु के कारण होता है। जहां भी पानी इकट्ठा होता है वहां मच्छर अंडे देते हैं तथा उनकी वृद्धि के लिए पोषक वातावरण निर्मित होने पर उनकी संख्या में वृद्धि होती है। इसलिए किसी भी स्थान पर पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार यह डेंगू की रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक उपाय है। एडिस इजिप्टी नामक मच्छर का निवास मानव निर्मित टंकी तथा स्वच्छ पानी में होता है। इस कारण टंकी में स्थित पानी को खाली कर देना चाहिए अथवा टंकी को ढक कर रखना चाहिए। अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाना भी डेंगू रोग से बचाव का एक उपाय है। वर्ष 2017 में डेंगू का टीका CYD-TDV अथवा डेंगवाक्सिया विकसित किया गया, परंतु अब तक इस टीके का सुरक्षित उपयोग शुरू नहीं किया गया है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? कर्क रोग। इसके उत्तर में आएगा कर्क रोग जन्य पदार्थों का उपयोग न करना ही कर्क रोग का महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक उपाय है। कर्क रोग उत्पन्न करने वाले पदार्थों जैसे तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, मदिरा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। विकिरण से भी कर्क रोग हो सकता है, अतः विकिरण उत्पन्न करने वाले पदार्थों से भी हमेशा दूर रहना चाहिए। नियमित आहार पर उचित नियंत्रण रखना, नियमित व्यायाम तथा मानसिक संतुलन बनाए रखना इत्यादि आवश्यक उपाय हैं। कुछ प्रकार के कर्क रोग जैसे गर्भाशय के मुख के कर्क रोग का टीका उपलब्ध है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? एड्स। इसके उत्तर में आएगा जब रक्तदान करना हो तो सर्वप्रथम रक्त में HIV विषाणु की उपस्थिति की जांच कर लेनी चाहिए। उपयोग की गई सुई, सिरिंज इत्यादि का पुनः उपयोग नहीं करना चाहिए। रक्त उत्पाद तथा शरीर की तरलता से एड्स रोग के HIV विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। इस कारण एड्स की रोकथाम के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। असुरक्षित शारीरिक संबंधों से एड्स सबसे अधिक फैलता है, अतः सभी लोगों को असुरक्षित शारीरिक संबंधों से बचना चाहिए। इस प्रकार एड्स तथा HIV के बारे में जागरूकता फैलाना ही एड्स रोग का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक उपाय है। अब अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया है? महत्व स्पष्ट करो। उसमें से पहला है संतुलित आहार। इसके उत्तर में आएगा जिस आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित अनुपात में होते हैं, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का सेवन करने से किसी भी व्यक्ति का कुपोषण दूर किया जा सकता है। संतुलित आहार में जीवन सत्व और खनिजों की उचित मात्रा होने से व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है। शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होने से कुछ रोगों की रोकथाम की जा सकती है। त्रुटिपूर्ण जीवन शैली तथा असंतुलित आहार रक्तदाब, मधुमेह अथवा हृदय रोग इत्यादि रोगों को उत्पन्न कर सकता है। अपने स्वास्थ्य तथा शरीर को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? व्यायाम या योगासन। इसके उत्तर में आएगा व्यायाम तथा योगासन करने से हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण अच्छी तरह से होता है। शरीर तथा अस्थि संधि लचीले बने रहते हैं। मानसिक तनाव घट जाता है। अनिद्रा, संधिवात, अपचन तथा कुछ अन्य विकारों से भी बचा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो नियमित रूप से व्यायाम करता है वह व्यसनाधीनता से बचा रहता है। योग करने से हार्मोन, प्रकीर्ण इत्यादि के स्तर में संतुलन बना रहता है। प्राणायाम के द्वारा श्वसन पर नियंत्रण करने से श्वसन संबंधी तथा रक्त परिसंचरण संबंधी विकारों को रोका जा सकता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया? सूची बनाओ। उसमें से पहला है विषाणुजन्य रोग। विषाणुजन्य रोग कौन कौन से हैं? इसके उत्तर में आएगा एड्स, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज और पोलियो। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? जीवाणुजन्य रोग। इसमें क्या क्या आएगा? विषम ज्वर, क्षय रोग, हैजा, कुष्ठ रोग। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? कीटकों द्वारा फैलने वाले रोग। इसके उत्तर में आएगा मलेरिया, डेंगू, हाथी पांव रोग। अब अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? आनुवंशिकता के कारण होने वाले रोग। इसके उत्तर में आएगा मधुमेह, हीमोफीलिया, मांसपेशियों का दुष्पोषण, रंगांधता। अब अगला प्रश्न करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया? कर्क रोग की आधुनिक निदान व वैद्यकीय उपचार पद्धति संबंधी जानकारी लिखो। इसके उत्तर में आएगा पहला, कर्क रोग के निदान की आधुनिक पद्धतियां नीचे दी गई हैं। क्या क्या है? टिश्यू डायग्नोसिस, CT स्कैन, MRI स्कैन,
मैमोग्राफी या बायोप्सी। दूसरे में क्या दिया गया है, कर्क रोग के उपचार की आधुनिक पद्धतियां नीचे दी गई हैं। कर्क रोग के उपचार के लिए कुछ परंपरागत पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इन पद्धतियों के साथ रसायनोपचार, विकिरणोपचार तथा शल्य क्रिया जैसी पद्धतियों का उपयोग करके कर्क रोग जन्य वृद्धि और गांठ का उपचार किया जाता है। रोबोटिक तथा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसी आधुनिक निदान पद्धतियों का भी उपयोग कर्क रोग के उपचार के लिए किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया, तुम्हारे घर में उपलब्ध औषधियों के नाम और उनके घटक लिखो तथा उनकी सूची बनाओ। तो आप लोगों के घर पे जो जो भी दवाइयां हैं उसका नाम लिख करके उसके घटक लिखना है। यहाँ पे वैसे मैंने कुछ नाम दिए हैं, जैसे क्रोसिन हो गया, विक्स एक्शन 500 हो गया, बेनेड्रिल कॉफ सिरप हो गया, टेस्क्यू डीएस हो गया, इलेक्ट्रोसिन हो गया, थायरोनोम्स हो गया, सेरिडोन हो गया, ये सब इसके नाम है। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 2 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।